नमस्कार, जेडीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर में पहला मेगा फिल्म फेस्टिवल तवी फिल्मोत्सव 2025 का होगा आगाज। वेतन न मिलने के चलते अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नशा मुक्त अभियान के तहत गवर्नमेंट जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में करवाई गई डिबेट प्रतियोगिता। जामियत उस सुहालियात की 11वीं कक्षा के छात्रों के नामांकन को जेके बोस ने किया इनकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उपराज्यपाल ने कहा कि ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक पहल है जो समग्र सामुदायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। उन्होंने युवाओं में समाज और राष्ट्र के प्रति गौरव और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हुए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सिख समुदाय को सशक्त बनाने और इसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ऑल J&K सिख समिति को बधाई दी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सिख कम्युनिटी के युवाओं के होलिस्टिक वेलबीइंग तथा उनके एम्पावरमेंट की कड़ी में आज एक नया अध्याय सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग द्वारा एक जोड़ा जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मन करतार मही और करहई किरत माय, हमारा मन ईश्वर की भक्ति में हो तथा हाथ कर्तव्यों की पूर्ति में लगा रहे। कर्तव्यों के प्रति इस भाव और उसमें निहित आदर्शों पर चलकर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी उनके साथी निरंतर सिख कम्युनिटी के वेलफेयर और उसके एम्पावरमेंट में जुटे हुए हैं। मैं शायद कोई सप्ताह या 2 सप्ताह बीतता हो जब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अजीत सिंह जी या इनके पदाधिकारी मेरे पास नहीं आते हैं। कोई न कोई समस्या जो समाज की है उसको मजबूती से नहीं रखते हैं। यह सिख समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी के एहसास और संवेदनशीलता का प्रमाण मैं मानता हूं। मैं समझता हूं कि उसी प्रकार से क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन सिख कम्युनिटी के युवाओं के जीवन में क्रांति लाएगा, उनमें आशा की नई किरण भरेगा तथा उनमें आत्मविश्वास भी जगाएगा। कल मैं सांबा जिले के एक गांव में गया था, गुड़ा सलाथिया। वहाँ के कुछ नौजवान मुझे मिले थे महीना भर पहले और उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे गांव आइए। वहाँ के नौजवानों ने और एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ने मिलकर के उस गांव की नहीं बल्कि उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल दिया है। चाहे वो नशा के खिलाफ अभियान हो, स्किल डेवलपमेंट हो, कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, इंडोर जिम हो, आउटडोर जिम हो। और वहाँ से कई लड़के उस गांव से, एक तो मोटे तौर पर आधी से ज़्यादा आबादी आर्मी में है, अनेक रिटायर्ड जनरल्स और ऑफिसर्स वहाँ हैं, अनेक शहीद हुए सेना के अधिकारी हैं। आधी आबादी सेना में काम कर रही है और पिछले बार जो सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हुआ है, मुझे अगर ठीक संख्या याद है तो उस अकेले गांव से 9 सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर में चयनित हुए हैं, कुछ केएस में चयनित हुए हैं। मुझे लगता है कि केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं बल्कि समाज भी जब जागृत होता है तो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगा सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों को और उनसे आग्रह करूंगा कि ये जो नई शुरुआत है इसको और व्यापक बनाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर
समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4-5 वर्षों से काम करने का बीड़ा उठाया था और अनेक ऐसी पहल प्रारंभ हुई है जिससे समान विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को आगे ले जाने में मदद मिली है। मैं ये भी मानता हूं कि सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग सिर्फ एक सामान्य स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक इनिशिएटिव भी है जो समग्र सामुदायिक विकास के लिए ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मुझे बताया गया है कि 23 फरवरी तक चलने वाला यह आयोजन भविष्य की चुनौतियों से निपटने और जम्मू कश्मीर में सिख कम्युनिटी के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में एकता, अनुशासन और सामूहिक प्रयास के आदर्शों तथा मूल्यों को भी रेखांकित करेगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह के इनोवेटिव कार्यक्रमों के माध्यम से ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेरे साथी युवाओं में राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में कामयाब हो सकेंगे तथा सिख कम्युनिटी की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी के विकास और एम्पावरमेंट के लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से और मजबूत किए जा सकते हैं। यह साझेदारी हमें केवल स्पोर्ट्स तक नहीं बल्कि स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है उस व्यापक नेटवर्क के साथ भी समाज को जोड़ने की जरूरत है। JKCA ने आधिकारिक तौर पर अपनी नवीनतम पहल की घोषणा की है। एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका शीर्षक तवी फिल्मोत्सव 2025 है। ये जम्मू और कश्मीर में पहला मेगा फेस्टिवल फिल्म होगा। ये फिल्म फेस्टिवल जिससे पर्याप्त नगद पुरस्कारों के साथ एक प्रतिस्पर्धा मंच के रूप में तैयार भी किया गया है। आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में IKCA के अध्यक्ष धर्मेंद्र कोहली ने पिछले साल अपनी स्थापना के बाद से एसोसिएशन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उपलब्धियों पर किस तरह काम किया गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख हस्तियों के लिए एक मान्यता पुरस्कार और कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने हिस्सा भी लिया। उन्होंने कहा कि इस बार हम बड़े पैमाने पर फिल्म महोत्सव का ये आयोजन करके एक कदम जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं। महोत्सव में पूरे जम्मू कश्मीर से लघु फिल्मों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को नगद पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस फिल्म फेस्टिवल में महामुहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं देवेंद्र कोहली और मेरे साथ यहाँ विक्रम जी, प्रशांत जी, ये सीनियर से हमारे स्पेशल गेस्ट अयाज जी, सुदेश वर्मा और राजेश खजूरिया जी बैठे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन, वो पिछले 1.5 साल से कुछ प्रोग्राम हम कर रहे थे, लेकिन हमें एक दिक्कत आ रही थी रजिस्ट्रेशन की। तो अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड हो गई है और रंगमंच का जो सबसे बड़ा हमारा केंद्र अभिनव थिएटर वो भी तैयार हो गया है। तो जो काम हमने सोचे थे पिछले 1.5-2 साल से वो करने का अब समय आ गया है। तो उसी श्रृंखला में हम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो उसका नाम होगा तवी फिल्म महोत्सव। इस फेस्टिवल में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो मेरे साथी आपको बताएंगे। तो विक्रम जी कुछ डिटेल इनके साथ शेयर कीजिए। श्री धर्मेंद्र कोहली जी ने आपको बता दिया कि हम एक तवी फिल्मोत्सव लेकर आ रहे हैं। उसमें क्या है कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है और ये कम्पिटिटिव नेचर का है, कम्पिटिटिव नेचर का होगा और इसमें प्राइजेस की लिस्ट भी रहेगी। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ और जो प्राइज़ जो है उनकी कीमत भी अच्छी है। मतलब जो फर्स्ट फिल्म आएगी उसको 10,000 रुपया, जो सेकंड आएगी उसको 7,000 रुपया, जो थर्ड आएगी उसको 5,000 रुपया। उसके अलावा बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड, डायरेक्टर अवार्ड और कंसोलेशन प्राइजेस की लिस्ट भी बहुत लंबी है इस फेस्टिवल में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने काफ़ी देर से, जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला, कि हम कोशिश कर रहे थे कि फिल्म महोत्सव जो है इसको हम स्टार्ट करें, तो अब टाइम आ गया है। इस मामले में हमने अपने साथ जो कोलैबोरेशन में जिनसे बात की है, फिलहाल जो है जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस कोलैबोरेटेड है हमारे साथ। इसके अलावा हम बाकी जो दायरे हैं जैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी है उनसे भी बातचीत चल रही है
उनकी कोलैबोरेशन होगी या कुछ होगा, सहयोग जो है उनका वो हमें मिलेगा। वेतन न मिलने के चलते अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष एक बार फिर रखा और अपना गुस्सा जाहिर किया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्टेट जनरल सेक्रेटरी अमन ने बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय सब स्कूलों में परीक्षाओं का समय है और स्कूल में फीसें जमा ना होने की वजह से उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी सभी लंबित मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, जैसा कि आज बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आज पहला पेपर है, सैलरी ना आने के कारण बच्चों की फीसें जो हैं वो जमा नहीं हो पा रही, जिसके कारण आज बच्चे जो है एग्जाम में नहीं बैठ पाए हैं। कुछ ऐसे और भी छोटे बच्चे हैं जिनकी फीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है। हम यही चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द एनजीओ वर्कर्स की जो सैलरी उनके अकाउंट्स में डाली जाए। देखिए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने ईपीएफ और ईएसआई जो है आप लोगों का काटा हुआ है, लेकिन आप लोगों का जमा नहीं करवाया है, जिस कारण जो है हमने इनके बिल्स जो है रोके हुए हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि जब तक हमारे बिल वहाँ से नहीं होंगे तब तक हम लोग जो है आपकी सैलरी नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए, हर जगह पर गलती जो है कॉन्ट्रैक्टर्स की है और खामियाजा जो है सफाई कर्मचारी भुगत रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार करते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कमिश्नर साहब से ये गुहार करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो बाहर निकाला जाए और जितने भी हमारे एनजीओ वर्कर्स हैं इनको डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए। जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, जहाँ नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं जा सकता है। इस तरीके की एक जजमेंट के साथ इनको जो है जोड़ करके इनको डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए ताकि सफाई कर्मचारी को जो है वो सहूलियत मिल पाए। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आप जानते होंगे कि जम्मू के अंदर जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हो या अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत कम मात्र सैलरी में काम कर रहे हैं, 8 से 9 हज़ार रुपये। जो हमारे एनजीओ वर्कर्स हैं उनको 6 से 7 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, क्योंकि ईपीएफ ईएसआई कटता है, उसके बाद उनकी अगर 1-2 एब्सेंट लग जाए तो 6 से 7 हज़ार उनके हाथ में आ रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इन सैलरी में से ना तो बेटी बचती है और ना ही पढ़ती है। हम चाहते हैं कि अगर बेटी को पढ़ाना है तो कम से कम इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे जो है जजमेंट जो है उसको जो है इंप्लीमेंट किया जाए ताकि हर एक एम्प्लॉयज को उसका जो है बेनिफिट मिल सके। गवर्नमेंट जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज रियासी में जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग की तरफ से एक डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। नशा मुक्त भारत विषय पर आधारित प्रतियोगिता में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने संबंधित विषय पर अपने विचार विमर्श रखे। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही अभिभावकों को भी युवा बच्चों पर ध्यान देने और उनके साथ दोस्ताना माहौल बनाकर रहने की अपील की। नशे की गिरफ्त में आए युवा को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी विद्यार्थियों ने खुलकर अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में जो है उत्सुक विचार रखने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता के मौके पर एडिशनल एसपी इफ्तिकार अहमद और डीएसपी हेडक्वार्टर विशाल सिंह जमवाल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलकूद की गतिविधियों की तरफ ध्यान देने को कहा। मानसिक संतुलन बनाने के लिए योग करने की भी साथ ही सलाह दी गई। वहीं इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल, एसएचओ व शिक्षक भी उपस्थित रहे। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा और तहे दिल से मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने में परवाज है काम तेरा तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है। वर्दी इंचार्ज प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज रियासी, मेरे कुलीग विशाल सिंह जमवाल साहब, एसएचओ रियासी रंजीत साहब और तमाम प्रोफेसर साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करवाई जाने वाली एक एक्टिविटीज के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम जो डिग्री कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया, उसके मुताबिक हम सब यहाँ पे आए। आपने बहुत सारा वक्त इसको दिया है, थोड़ा सा टाइम हम और लेंगे आपका। मैं ये बताता चलूँ, थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग में जाऊँगा और उसके बाद हम इसको इख्तिताम पजीर करेंगे। ड्रग्स एक ऐसी सब्सटेंस जो बॉडी में इंटर करके बॉडी के फंक्शंस को, बॉडी की फिजियोलॉजिकल उसमें इंटरवेंशन करके और बॉडी की फंक्शनिंग को अल्टर करती है, उसे ड्रग्स कहा जाता है।
आपको फीवर हुआ, आपको नंबर पर जो लोग आते हैं वो उसके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो जो टीचर्स हैं, उनको ये पता चलता है कि फलाना बच्चे के ग्रेड स्कूल में गिर गए हुए हैं, उसकी अटेंडेंस कम होती जा रही है, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, उसको पता चलता है कि फलाना एडिक्ट हो गया है। या इनिशिएटिव जिसमें भारत देश को नशे की लत से फ्री करने के लिए एक इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है, उसी के तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी श्री परमवीर सिंह साहब एसएसपी रियासी की क़यादत में एक इनिशिएटिव यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने लिया, जिसका मकसद ये था कि यूथ को अवेयर किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, नशे के इल इफेक्ट्स क्या हैं और उसके सोशल इफेक्ट्स क्या हैं, बाकी उसके मतलब बच्चों को अवेयर किया जाए। उस मतलब आज का ये प्रोग्राम यहाँ डिग्री कॉलेज रियासी में करवाया गया, जिसमें 200-250 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने व्यूज इस पर रखे, और हमें उम्मीद है कि ये बच्चे बाहर निकल के हमारा एक एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे और रियासी को नशा मुक्त बनाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। रियासी पुलिस एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है नशे से डील करने के लिए। आप देखिए आए दिन देखते हैं कि जहां पे प्यूनिटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को बिहाइंड द बार किया जा रहा है। उसके अलावा जो पोटेंशियल ड्रग पेडलर्स है उनको प्रिवेंटिव एक्शंस में बुक किया जा रहा है, कहीं पिट एनडीपीएस में बुक किया जा रहा है। साथ ही साथ एक कड़ी जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम के मतलब भी आप देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। जो रोल है, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जिसमें समाज का, सोसाइटी का हर सेक्शन इन्वॉल्व रहता है और हर सेक्शन अफेक्ट होता है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक सोसाइटी की सारी सेक्शंस इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तब तक अकेले पुलिस इसमें इस प्रॉब्लम से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाएगी। प्रिंसिपल मरहमा गुलाम मोहम्मद मगरे ने आगामी बोर्ड परीक्षा में 11वीं कक्षा के छात्रों के नामांकन से जेके बोस के इनकार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये स्कूल जो 2005 से जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंध है, जो इसको सूचित किया गया कि उनके कक्षा के 11वीं कक्षा के छात्रों को इस वर्ष परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रिंसिपल मगरे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और क्षेत्र के शिक्षा मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है और इस निर्णय पर जोर दिया है कि इस निर्णय का छात्रों के शैक्षिक भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और इस बात पर जोर दिया कि छात्रों के प्रयास और कड़ी मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए, और अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इन छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कश्मीर up to October 2025 SO 177 के आने से कुछ इश्यूज हमारे खड़ा हो गए बोर्ड के साथ। तो फिर 8 अगस्त 2024 का एक ऑर्डर आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि जो SO 177 के तहत जो स्कूल आते हैं इन्हें आप एज यूजुअल काम करने दीजिए, और साथ में इनके साथ आप 1-to-1 बात कीजिए कि ये ज़मीन के मामले में क्या कुछ करना चाहते हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन या कुछ कैश पेमेंट करना चाहते हैं, वो आप इनसे बात कीजिए, लेकिन जब तक आप उनके साथ वो मसला निपटाते हैं तब तक इन्हें एज यूजुअल काम करने दीजिए। हमने अप्रोच किया बोर्ड को, तो बोर्ड ने कहा कि क्लियर कट ऑर्डर आने दो बोर्ड से, इस कोर्ट से, तो हम आपका मसला हल करेंगे। नतीजतन 12 नवंबर 2024 को हमने कोर्ट से एक ऑर्डर, सेपरेट ऑर्डर हासिल किया कि इनकी जो फैसिलिटीज़ आपने सीज कर रखी है वो सारी की सारी आप रिलीज़ करें, चाहे वो आर फैसिलिटीज़ हों, चाहे एग्जामिनेशन फैसिलिटीज़ हो, माइग्रेशन की हो या एलिजिबिलिटी की हो। तो अकॉर्डिंगली बोर्ड वालों ने हमारी 10th क्लास के जो बच्चे थे उनके रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म्स एंटरटेन किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी वो गए एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इस दरमियान में हमारा 11th क्लास का एक मसला ये यूँ आया आगे कि हमारे 11th क्लास में जो बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे जेके बोर्ड से आए और कुछ NIO से आए, और बोर्ड का कहना यह था कि जो NIO से बच्चे आए हैं उनकी एलिजिबिलिटी का जो डेट था वो तो अब एक्सपायर हो चुका है, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन सकती। हमारा उनका ये कहना था कि हम बार बार आपके पास आए, आपने यही कहा कि आपका जब मसला हल हो जाएगा कोर्ट से तो हम इंस्टेंटली आपका मसला हल करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी बनाएंगे, इनके जो माइग्रेशन है वो तैयार करेंगे। लेकिन एट द 11th आवर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो चूंकि डेट बंद हो चुका है, डेट लिंक क्लोज हो चुकी है, अब हम नहीं कर सकते ऐसा। और मजबूरन हमने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो 11 फरवरी 2025 को हमने एक फ्रेश ऑर्डर वहां से हासिल किया, जिसमें कोर्ट ने बाज़ डायरेक्शन दी है बोर्ड्स को कि आप इनकी तमाम फैसिलिटीज रिलीज कीजिए,
चाहे वो आर फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो माइग्रेशन की हों, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, इनकी फैसिलिटीज़ आप रिलीज़ कीजिए और उनकी 11th क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दीजिए। लेकिन बोर्ड का जो रवैया है वो तो जो का तू है। हम आज भी वहाँ गए थे, वहाँ से आए, उनका कहना है कि हमने आगे सबमिट की है, देखते हैं वहाँ से क्या आता है। कल एग्ज़ाम है, लेकिन आज तक हमारे बच्चों का ना कोई फॉर्म लिया, कोई वसूल किया गया है, और ना उनकी वो माइग्रेशन हुई है, ना उनके वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनी है। तो ख्याल समझ में नहीं आता कि बोर्ड वालों की पॉलिसी क्या है इस बारे में, जबकि हमारी तमाम वैलिड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। वी हैव अ वैलिड एफिलिएशन, वी हैव अ वैलिड रिकॉग्निशन। कोर्ट के ऑर्डर्स, बाज़ाब्ता कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बावजूद भी ये कोई डिलेइंग पॉलिसी इख्तियार की जाती है। पता नहीं मामला क्या है, किस वजह से मेरे बच्चों को लटकाया जा रहा है। मैं जो मुतल्लिकीन हैं, चाहे वो हमारे CM साहब हों, ऑनरेबल CM हो, चाहे वो मिनिस्टर साहिबा हूँ या LG साहब हूँ, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मामले में ज़ाती तौर थोड़ी मुदाखलत कीजिए। देखिए कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा इम्तियाजी सलूक क्यों बढ़ता जा रहा है, के बावजूद भी हमें क्यों ऐसा लटकाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर GRDS की चुनाव बोर्ड ने संविधान के अनुसार सभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव बोर्ड 2025-27 की अवधि के लिए अखिल जम्मू कश्मीर रविदास सभा के चुनाव कराने के संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। इस दौरान सभा संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गठित चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष दर्शन कुमार कलसोत्रा ने ये जानकारी मीडिया को दी और बताया कि 648वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में समारोह समाप्त हो गए हैं और अब चुनाव बोर्ड ने अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नई सदस्यता बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। और भी जानकारियां उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। तारीफ कर दूं कि हमारी जनरल इजलास में अडॉक कमेटी बनाई हुई थी, 11 मेंबर कमेटी, जिसमें एक कन्वीनर थे। उनका काम था से जो भी है इलेक्शन करवाना, लेकिन इससे पहले इलेक्शन करवाने के पहले हमारे गुरु महाराज के 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उत्सव हैं वो आगे, एक शोभा यात्रा और दूसरा प्रकाश उत्सव, जो कि बड़ी ही धूमधाम से मनाए गए। बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और रिकॉर्ड तोड़ जो पब्लिक थी, इसमें हर वर्ग के लोग आए हुए थे। जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे उन्होंने शिरकत की थी, शोभा यात्रा भी और प्रकाश उत्सव भी। और आपके माध्यम से ही मीडिया वालों ने भी लिखा कि प्रकाश शोभा यात्रा में लगभग 20,000 से भी लोग ज़्यादा आए हुए थे। तो ये दोनों हमारे जो इम्पॉर्टेंट उत्सव हैं, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम जो है ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। कमेटी ने एक इलेक्शन बोर्ड का गठन किया और प्रकाश उत्सव के दिन जो जितने भी हमारी बरादरी के लोग आए हुए थे उनसे वो मंजूरी ली, और सब ने, जिसमें बड़े बड़े लोग हमारे बरादरी के बहुत IAS KS अफसर सारे जो आए हुए थे हमारी बरादरी के, और ये हमारी 5 मेंबर की कमेटी है, इलेक्शन बोर्ड की कमेटी है, जिसमें मैं चेयरमैन हूँ। तो ये गठित हुई है। अब 2 मेंबर हमने ऑप्शन भी रखे हैं बीच में। तो अब हमने जो है ये इलेक्शन जो करवानी है, ये 3 महीने में हम कंप्लीट करवा देंगे। इसमें सब कुछ बहुत लंबा प्रोसेस है। ये सबसे पहले हम मेंबरशिप ड्राइव करेंगे। मेंबरशिप ड्राइव करने के बाद मेंबरशिप ड्राइव जो है वो हम बुकलेट्स, मेंबरशिप बुकलेट्स वो प्रिंट करवा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 दिवसीय राज्य का आयोजन कराने जा रही है। वहीं यह आयोजन 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक होगा। आपको बता दें कि आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में कराया जा रहा है। इस बारे में जानकारी सभा के सदस्यों द्वारा मीडिया को दी गई। काम करके ये स्टेट कॉन्फ्रेंस में हमको जरूर प्रोग्राम क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? नहीं, ये जहाँ तक हमारे इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये हमारे पूरे मुल्क में आज हर सतह पर कॉन्फ्रेंस हो रही है CPM की इकाइयों की, और अभी अप्रैल के पहले महीने में सबसे बड़ा जो सम्मेलन हो रहा है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, CPM की कांग्रेस, बड़ी कॉन्फ्रेंस, वो तमिलनाडु के अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। और इसी वजह से आज जम्मू कश्मीर की ये कॉन्फ्रेंस यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से
डेलीगेट आए हैं और चर्चा कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात है, उन मुश्किलात का हल कैसे ढूंढा जाए और ये मैसेज भेजना है सरकार को क्या जम्मू कश्मीर के आवाम इंसाफ चाहते हैं। सुरनकोट की माननीय विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने और क्षेत्र में विकासात्मक निधि के उपयोग की समीक्षा करने के लिए ब्लॉक लसाना में ग्रामीण विकास विभाग यानी कि RDD के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खंड विकास अधिकारी, BDO लसाना, पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का प्राथमिक फोकस चल रहे और पूर्ण विकास कार्यों के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना था। साथ ही मनरेगा, PMY और SBM जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत धन आवंटन पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने गुणवत्ता से समझौता किए बिना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क, संपर्क, जल आपूर्ति और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे से संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया। विधायक ने अधिकारियों को नियमित क्षेत्र दौरे करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विकास प्रक्रिया में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के भी सभी दिशा निर्देश जारी किए। कुछ लोग उनको पैसे नहीं मिलते हैं, बड़ी परेशानी होती है। अब वो लोग आगे लड़ाई करते हैं, इनवाइस जो बनती है तो जो लीगल है उन्हीं को दिए मिले वो पैसे। तो और सर ये भी यही मसाइल है, वो कोई ज्यादा नहीं है सर। जो रास्ते हैं, पेलने वाले का जो मसला है, जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं वो पढ़नी चाहिए। और ये साथ में जो जहाँ तक अगर ये कब तक सर पे प्रोग्राम मोस्ट रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल हमारे MLA साहब, आए हुए शख्सियत, स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसे है कि हमारे बीच में आज अब इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे सरदार कह सकते हैं हमारे सुरनकोट कांस्टिट्यूंसी के बहुत ही नहायत ही अहम शख्सियत है हमारे में। आज हम हमारे स्टाफ से और हमारे ब्लॉक से सर वे टू वे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। जो मसाइल है लोगों के, सर के पास लोग आते हैं कि ये मसाइल है, वो मसाइल है, और सर वो मसाइलों को हमारे साथ डिस्कस। उससे वो थोड़ा लेट हो गई थी तो हम ऐसे ही बैठे थे सारे ऑफिसर। मैंने कहा जी आप बताइए क्या क्या किस किस ब्लॉक की क्या क्या प्रोग्रेस है। उन्होंने कहा जी लसाना ब्लॉक जो है वो पहले नंबर पे इन एवरी फील्ड, मतलब जो PMAY है, जो आप सर्वे कर रहे हो, जो अपनी पेमेंट्स की हैं या जो काम आप पिकअप किए हैं, वो पहले नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट में। ये आप लोगों को मुबारक के साथ साथ उस लिहाज से मुझे भी थोड़ा जोश आया। मैंने देखो ये कोऑर्डिनेशन होती है BDO साहब की और आपका जो फील्ड स्टाफ है, लेकिन थोड़ी सी किसी जगह आप लैग कर जाते हैं। अब GRS साहिबान जो हैं वो आपसे लाइजन उनका अच्छा नहीं, हर एक का नहीं है, लेकिन किसी जगह ये शिकायत आती है तो आपको वो शिकायत BDO साहब को करनी चाहिए और GRS साहिबान को ये ध्यान में रखनी चाहिए बात। वो है कंट्रेक्चर। अगर कल किसी के खिलाफ ही कोई कंप्लेंट गई तो उसको निकाल दिया जाए, वो अंडरटेकिंग पहले दी होती है सर। इसलिए खासकर GRS की बड़ी शिकायत है। एक तो ये फोन नहीं उठाते। मैंने भी कल एक आदमी को 2-3 दिन पर फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने किसी दूसरे को कहा, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ फोन, यार मेरा फोन तो उठा दे। फिर मैंने उसको समझाया प्यार से कि जब मेरा फोन नहीं उठा रहे उसको मेरा नंबर नहीं होगा, वरना उठाना था उसने। इससे ये मालूम होता है कि फिर एक गरीब आदमी जो है वो फोन करता रहता है, उसकी मजबूरी है। पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल खो-खो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित अंडर 21 गर्ल खो-खो टूर्नामेंट आज से बेहद उत्साह के साथ शुरू किया गया, जो खेलों के माध्यम से युवा विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये टूर्नामेंट न केवल युवा एथलीटों के लिए एक प्रतिस्पर्धा मंच प्रदान करता है, बल्कि उनमें अनुशासन, टीम वर्क और दृढ़ता जैसे आवश्यक मूल्यों को भी विकसित करता है। वहीं पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल भारतीय सेना और स्थानीय समुदाय के बीच बंधन को भी मजबूत करता है। All the best.
बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से कि हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि वो जोक दर जोक इसमें लगे हुए हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसमें हमने क्रिकेट देखा है, वॉलीबॉल देखा है और आज खो खो की इनॉग्रेशन होने जा रही है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा कि डिफरेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट एरिया से यहाँ यंगस्टर ने नौजवानों ने हिस्सा लिया है और एक उनके लिए प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से सेट किया गया है कि वो अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखाएं और अपना नाम भी रोशन करे, अपने इलाके का नाम रोशन करे और ताकि आगे की भी वो जो है वो अपने इस टैलेंट के जरिए से अपने जी हाँ बिल्कुल ये भी एक और मैं कहता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखो इंडियन आर्मी को हम सैल्यूट करते हैं कि आज जो ये फेस्टिवल 1 महीने के लिए यहाँ चल रहा है उसमें आज खो खो का जो है शुभारंभ हो रहा है, तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और आर्मी हमेशा यही चाहती है कि हमारा जो युवा है, हमारी बच्चियां जो हैं वो मजबूत हो, चाहे वो मॉरली हो, फिजिकली हो और वो डिसिप्लिन भी ये जो स्पोर्ट्स हमें सिखाती है। तो इस तरह का इवेंट जो आर्मी करवा रही है, मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस तरह के इवेंट जो यहाँ होने चाहिए। बांदीपुरा में सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए उचित पहुंच असुविधाओं का अभाव है। उपायुक्त कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर रैंप की अनुपस्थिति और गैर कानूनी यानी कि लिफ्टों के कारण उनके लिए काफी मुश्किलात का उनको लगातार सामना करना पड़ रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सहज मस्जिद ने भी इस बारे में बात की और मीडिया के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने अन्य जानकारियां भी मीडिया के समक्ष रखी। रैंपर्स किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कह दूंगा जो कि 3 काउंसिल पर है, कहीं भी किसी भी हाउस में एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो एक नातवान या एक हैंडीकेप्ड जिसे हम फिजिकली चैलेंज कहते हैं, वो चाहे ब्लाइंड हो या कुछ हो, कि वो आसानी से उस पर जाकर किसी भी ऑफिस में आसानी से दाखिल हो जाए। ये बहुत ही परेशानी की बात है हमारे लिए। बार बार इनसे कहने के लिए सिर्फ लिप सर्विस हमें मिलती है, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। मैं आपको दोबारा कह दूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 3 लिफ्ट्स हैं। एक लिफ्ट को इसी डीसी साहब मंजूर काजी साहब ने चालू किया है, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन चला, दूसरे दिन वो बंद हुआ। When I approached them and they only say that there is no operator, हमें ऑपरेटर नहीं है कि हम इसको चला सकें ना। ये ऐसा नियम है कि हम कह नहीं सकेंगे कि कितना हमारे लिए दुख की बात है। श्रीनगर के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और ब्लॉक सचिवों की एक बैठक आज पार्टी मुख्यालय में जिला अध्यक्ष पीर आफाक अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रमुख मामलों, सार्वजनिक मुद्दों और लोगों को होने वाली कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करना था। पार्टी की पहुंच को मजबूत करने और जनता की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए विभिन्न राजनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि स्वर्गीय शेख नजीर अहमद की पुण्यतिथि 24 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए पीर आफाक अहमद ने राज्य का दर्जा जल्द बहाल होने की भी उम्मीद जताई और ये भी बताया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछले दशक में जनता द्वारा जितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसे स्वीकारा और आश्वासन भी दिया कि पार्टी उनकी चिंताओं को दूर करने और उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए ही समर्पित है। लगातार कश्मीर से खबर आ रही है कि नदी, नाले, झरने लगातार सूख रहे हैं। पानी की कमी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस बारे में आज एजाज रसूल से भी मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने भी ये भी बताया कि ये एक गहरी चिंता का विषय है, जिससे ये देखने को मिल रहा है कि कश्मीर में भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नदी, नाले, झरने लगातार सूख रहे हैं। लोगों को पानी पीने को नहीं मिल पा रहा। वहीं उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर वासियों को अपने घरों से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए, इस पर बात की, जिससे पोल्यूशन रोका जा सके। और भी उन्होंने बातें मीडिया के समक्ष रख ग्लोबल वार्मिंग को
कैसे रोका जाए इस पर जोर दिया। उसकी मैंने वीडियोस देखी कि बिल्कुल पानी नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, वहाँ के लोग काफ़ी हाहाकार कर रहे हैं उसके वास्ते। वो ब्रिंगी के नाला जो उसको सप्लाई करता है सब सॉइल से वाटर, वो भी ड्राई हो चुका है, उसमें भी ख़ास कोई पानी है नहीं। रहा ये कि बाकी हमारे नदी नाले या हमारे वेटलैंड्स वगैरह जो हैं वो भी सूख रहे हैं। तो हमें तो पता है कि इस वक्त एक ड्रॉट कंडीशन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है और जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसकी वजह से हो रही है। ये जो अब क्लाइमेट चेंज है, ये देखिए, ये हमको दो तरफ से इफ़ेक्ट करती है। एक तो लोअर हिमालयस और दूसरा जो हमारा कोह करम है ऑन द अदर साइड ऑफ दिस थिंग हिमालयस। इन दोनों में ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट अब काफ़ी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया है और हम चूँकि इसी में फॉल करते हैं एट ए लोअर लेवल, उसका थोड़ा बहुत जो असर है वो हम पर भी हावी हो रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जेहलम जो हमारा मेन यहाँ का दरिया है उसकी लेवल कितनी कम हो गई और उसने 72 साल और 32 साल के रिकॉर्ड कायम हो गए उसके फ्लो में और उसके जो पानी की वॉल्यूम होता था। वुलर में भी पानी की बहुत कमी है, उसके भी वीडियोस आए दिन आ रहे हैं। वेटलैंड्स की कुछ हालत थोड़ी बहुत बेहतर है क्योंकि वहाँ थोड़े बहुत हमने इंटरवेंशंस की थी टेम्परेरी बेसिस पर और थोड़ा कंटीजेंसी मेजर्स लिए थे जिससे उसमें थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा पानी जो है वो आ रहा है और ख़ासकर होकरसर में तो बहुत अच्छा पानी है, उसके वीडियोस मैंने कल ही देखे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है, ये तो सारी दुनिया पर है, सतह पर है और हमको इसका जो थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। अब उसमें देखें हमारी जो G20 की मीटिंग हुई कंट्रीज़ की, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने तो इतना हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने तो अपना बरी रखा है उससे, लेकिन बाकी मुल्कों को क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे ये ग्लोबल वार्मिंग उन जगहों पर हो रही है जो समुंदर के किनारों पर हैं, समुंदर जहाँ लगता है शोर पर, तो वहाँ जो टेम्परेचर वेरिएशन समुंदर की सतह पर हो रही है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट वहाँ ज़्यादा है। हम देखेंगे उन कंट्रीज़ में तो नकली हरकत हो रही है, आवाम की भी, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, पीने का पानी नहीं, मवेशियों का पानी लिए पानी नहीं, तो अब हरकत सुकूनत अपनी जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, कहीं और जाके रहना है। अल्लाह के फजल से हमारे इसमें ये नहीं है। अब क्योंकि समुंदर का असर समुंदर वाली कंट्रीज़ पर ज़्यादा है तो उन्होंने इस G20 की मीटिंग में सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रखा वो ये रखा कि समुंदर की पोल्यूशन को सबसे पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि उस पोल्यूशन की वजह से ही ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। लेकिन उसके बाद WHO और UN वालों ने रिसर्च की और पता चला कि जिन इलाकों में वेटलैंड्स हैं, अगर उन इलाकों के वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाए, वहाँ की लेक्स को, वहाँ के दरिया के लिए वाटर मैनेजमेंट के लिए पूरी एक पॉलिसी मुरतब की जाए, कंटिजेंसी प्लान्स जो हैं वो बनाए जाएं, ये देख कर के ट्रेंड जो है ग्लोबल वार्मिंग की क्या है, तो उससे उस खित्ते में कम से कम इसका जो असर है वो बहुत ही कम असरअंदाज होगा और उससे मतलब इतनी ज़बरदस्त सख्ती नहीं आएगी इसके असर में जितनी कि इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे खित्ते में, जम्मू कश्मीर के खित्ते में, हम पे यह ज़रूरी है, लद्दाख में भी, कि हमने वेटलैंड्स और हमारे रिवर्स, अपने लेक्स, इनको कंजर्व करने के लिए एक जामिया वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी मुरतब करें। इस वक्त तक हमारे पास कोई वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये एक होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी है जेहलम या चनाब की बेसिस पे, तो उससे पर हम देखेंगे हम पानी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, किस वक्त पानी को हम ज़्यादा छोड़ सकते हैं, किस वक्त कम छोड़ना है। अगर वो चीज़ हो जाए तो हम इंशाल्लाह इस दिक्कत से है दूर हो जाएंगे। श्रीनगर के गणित शिक्षक बिलाल अहमद मीर ने आम लोगों के लिए एक सस्ती स्वच्छ ऊर्जा वाली कार रे जो कि सोलर पावर से चलती है, इसका आज निर्माण किया। ये कार 22 जून 2025 को लॉन्च की जाएगी। इस कार का लक्ष्य भारत में सस्ती और टिकाऊ गतिशीलता प्रदान करना है। बता दें कि बिलाल अहमद मीर ने आम लोगों के लिए एक सस्ती स्वच्छ ऊर्जा वाली कार जिसका नाम रे है, इसको बनाने का सपना देखा था और आज उनका ये सपना पूरा हुआ है। उम्मीद है कि ये कार इस साल के अंत तक सड़कों पर भी दौड़ने लगेगी। जो ये बीसा है, बिलाल इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल, ये पहली कश्मीर की कंपनी होगी और इंडिया की पहली हाईटेक सोलर कंपनी होगी। और इसको मैंने 2009 में मतलब मेरा सपना था
कि मैं एक कंपनी बनाऊं जिसका नाम मैं बीसा नाम रखूं, बिलाल इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल। और इसके बाद बहुत सारे अप डाउन्स हो गए। इसमें मैंने पहले एक गाड़ी ली जिसमें मैंने कन्वर्ट किया हाइड्रोजन गैस में, फिर इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से फिर मैंने एक कार को कन्वर्ट किया ईवी में। ईवी के बाद मैंने ये सोचा कि जो ईवी है ये मतलब होली एंड सोली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, तो फिर मैंने इसमें सोलर का एनर्जी दिया और सोलर पावर पर मैंने बहुत काम किया, इस पर रिसर्च किया। बहुत सारे जो पेपर्स है मतलब जो पब्लिश्ड हुए हैं सोलर टेक्नोलॉजी में, इनको देख के फिर मैंने सोलर कार बनाई। तो 2022 में वायरल बहुत ही होगी, बहुत सारे टाइकॉन्स जो इंडिया में बड़े बड़े जो कंपनीज है उन्होंने मुझे फिर ट्वीट किया, तो उसके बाद मुझे और ज्यादा हौसला बढ़ा। तो अभी मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ये कार जो है ये कार अभी रेडी है और इंशाल्लाह एंडिंग मार्च में ये रोड्स पर दौड़ेगी। हमारा कुछ इसमें कुछ प्लान है कि इसमें पहले हम शो एक करेंगे पूरे रोड्स, जैसे पहलगाम इसमें जाएंगे, गुलमर्ग, थोड़ा बहुत लोगों को भी पता चलेगा कि इस गाड़ी के बारे में। और 2025 जून 22 को ये गाड़ी रोड्स पर आएंगे और लोग इसको लेंगे। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MB International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे